बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर इकट्ठा ही है, लेकिन हम पहले वेसल्स पढ़ेंगे और फिर हम कार्डियक की तरफ जाएंगे। तो कोई भी सिस्टम शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर आप बेसिक उसकी अच्छे से देखें, ठीक है, ओवरव्यू करने पढ़ा आपने सारे, एनाटमी पढ़ी है, ठीक है, आपने फिजियोलॉजी भी पढ़ी हुई है, फंक्शन भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। तो उसका ओवरव्यू ले लें। जो नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगी। आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको फंक्शन पता है, तो आपको पता होगा इसमें डिस्टर्बेंस आएगी तो ये फंक्शन लॉस होगा, ठीक है। और चलें अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक ओवरव्यू देंगे हम, ठीक है, फास्टली। तो वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले इसकी 3 मेजर क्लासिफिकेशन है वेसल्स की। आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं। आर्टरीज में 3 किस्म की, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर जो है वेसल का, मेनली 3 लेयर्स हमें मिलती हैं, इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया। तो इसमें सबसे थिन हमारे पास इंटिमा होती है, एंडोथीलियम में होती है, तो सबसे ज़्यादा फंक्शन भी उसी के होते हैं। उसके बाद मीडिया है, फिर एडवेंटिशिया, ये अंदर से बाहर की तरफ है। हम मीडिया के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं आर्टरीज की, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। मीडिया में हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। अब स्मूथ मसल जितने ज़्यादा होंगी, तो अब जो लार्ज हैं हमारे आयोटा और आइलिक वेसल, स्मूथ मसल तो होते हैं, लेकिन साथ साथ इलास्टिक टिश्यू भी उनमें ज़्यादा होता है, रिच होती है उनमें। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर दिल से डायरेक्ट हमारे आयोटा में, वहाँ से आइलिक वेसल में ज़्यादा प्रेशर बेयर करना होता है। मीडियम वेसल जैसे कि रेनल आर्टरीज हमारी होगी और मसल्स वाली, तो उनमें स्मूथ मसल के सारे लास्टन जो है सिर्फ लैमिना तक होता है, इंटरनल एक्सटर्नल लैमिना तक, ठीक है, थोड़ा होता है। स्मॉल में सिर्फ हमें स्मूथ मसल मिलते हैं। और बाद कैपिलरी जो है, इसमें सिर्फ एंडोथीलियम सेल होते हैं, ठीक है, इंटिमा सिर्फ होती है, यानी एंडोथीलियम सेल, क्योंकि यहाँ पे सारा बैरियर आपका होता है, हर चीज़ आपकी आके बाहर आनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग सेल जो पेरिसाइट्स हैं, तो वो सपोर्टिंग सेल हैं इसके, मेन एंडोथीलियम ही आपको मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद वेन्स हैं, इनका डायमीटर दोनों की निस्बत आर्टरी और कैपिलरी की निस्बत ज़्यादा होता है, और ल्यूमन भी बड़ा होता है, और थिन वाल। अब इनका फंक्शन क्या है देखें। ब्लड प्रेशर यहाँ पे आके लो हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर लो हुआ तो अभी इन्हें उतनी मतलब स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, इसलिए कुदरत ने इसे इसकी वाल जो थिन रखी है, ठीक है। अब थिन है तो मतलब कमज़ोर है, तो डायलेशन ज़्यादा वो भी इन्हीं की होती है, क्योंकि कमज़ोर है। एक्सटर्नल कंप्रेशन, अगर किसी ने कंप्रेस करना हो इस चीज़ ने, तो वो वेन्स को ज़्यादातर करता है। पेंट्रेशन भी ट्यूमर को होती है, यहीं पे होती है। वो जैसा कि नेचुरल कानून है ना, जो कमज़ोर होता है हर कोई उसे ही दबाता है। इसी तरह वेन जो है वो आपकी वीक है, ठीक है, ट्यूमर ने इन्वेट करना वो भी इन्हीं में करेगा, तो कंप्रेशन तो कंप्रेस करेगा वो भी इन्हीं को करेगा, ठीक है। तो वो यही चीज़ है। तो चोर भी गरीब के घर ही जाता है। अब एंडोथीलियल सेल, इसके हम फंक्शन देखते हैं, अलॉट ऑफ फंक्शन इसके, ठीक है। आपने सिर्फ एक ओवरव्यू देखना है कि कौन कौन से है, याद आपने नहीं करनी, आपको याद है, ठीक है, आते हैं सबको। मेंटेनेंस परमिएबिलिटी बैरियर, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। इलेबोरेशन, एंटी कोएगुलेंट, एंटी थ्रोम्बोटिक, फाइब्रिनोलिटिक रेगुलेटर्स, ठीक है, वो सारा सिस्टम एंडोथीलियम से चलता है। एलेबोरेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बन मालिक्यूल, ईसीएम प्रोडक्शन, उसके बाद मॉड्यूलेशन करता है ये ब्लड फ्लो की, और वेस्कुलर रिएक्टिविटी, ठीक है, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन, और ये वो सारा कुछ वो एंडोथेलियल सेल कर रहा होता है। इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स जो देना है, ठीक है, या वो स्टार्ट करवाता है, वो यही कर रहा होता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ, मुख्तलिफ जो फैक्टर प्रोड्यूस करता है, और जैसा कि प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, और भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो एंडोथेलियल सेल प्रोड्यूस कर होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल, वो भी यही कर रही होती है, ठीक है। अब इसमें डिस्टर्बेंस आएगी एंडोथेलियल सेल में, वेसल में, ठीक है, तो इतने फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अब ये सारे फंक्शन आपके ज़हन में है, अब डिस्टर्ब होगा तो ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास नॉर्मो टेंशन और लैमिनर फ्लो में ब्लड फ्लो नॉर्मल है, फ्लो नॉर्मल है, ठीक है। लैमिनर फ्लो, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये बेजल स्टेट को मेंटेन करते हैं। बेजल स्टेट में किस तरह की होती है एंडोथेलियम? नॉन एडहेसिव, नॉन थ्रोम्बोजेनिक सरफेस होती है, ठीक है, एंडोथेलियम की। एक एंडोथेलियल सेल दिखाया आपको। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिस्टर्ब करेंगे? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, फ्लो आपका टर्बुलेंट हो गया। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन, ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है ब्लड। साइटोकाइंस, कंप्लीमेंट, ठीक है, इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन वगैरह में दोनों प्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरियल प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, वो इन्फेक्शन हो गया। लिपिड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो फैटी लोग होते हैं। एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ये मिलते हैं डायबिटिक में। इसके अलावा हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, वायरसेस, सिगरेट्स, ये सारा कुछ, सिगरेट स्मोक, ये सारे इन्हीं को
मतलब इसे डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सिगरेट स्मोक भी आ गया। उसके बाद जब ये डिस्टर्ब करते हैं तो ये एंडोथेलियम एक्टिव हो जाती है, एक्टिव स्टेट में आ जाती है। तो पहले तो नॉन एडहेसिव नॉन थ्रोम्बोजेनिक थी, अब ये एडहेसिव हो जाएगी, ठीक है। अब करेगी क्या, अब पीछे सारे फंक्शन हैं, जो सारे फंक्शन इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल आपने पीछे नीले सेल के देखे हैं ना, पीछे सारे फंक्शन देख के आए, वो जब ये एक्टिव स्टेट होती है तब सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। एक्सप्रेशन ऑफ प्रो कोएगुलेंट्स है, एडहेजन मॉलिक्यूल्स है, प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, उसके बाद आल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कीमोकाइन, साइटोकाइन एंड ग्रोथ फैक्टर। अब सारे जो फंक्शन देख के आए हैं वो अब एक्टिव स्टेट में परफॉर्म करेगी, ठीक है। बेसल स्टेट में ये कोई इस तरह का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, कोई इसका फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। ये करना है जब एक्टिव स्टेट। अब एक्टिव स्टेट में से ये सारे इरिटेंट्स, ठीक है, वही लेके आते हैं। कोई भी चीज़ जब एक्टिव स्टेट में आती है मतलब उसे किसी चीज़ ने इरिटेट किया, ठीक है, तो वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती है। अब वो बाकी बॉडी को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए एक्टिव स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो ये सारा आपका नॉर्मल फंक्शन और इसकी एनाटॉमी हो गई। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका ब्लड रेगुलेशन मैकेनिज्म देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन जो है किस तरह चल रही होती है नॉर्मल हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अब जो फैक्टर्स कह लें, कार्डियक आउटपुट जिन पे डिपेंड करता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जिन पे डिपेंड करती है, वो सारे ही ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा करेंगे। अब कार्डियक आउटपुट का हम देख लेते हैं, ये डिपेंड करता है ब्लड वॉल्यूम पर, ठीक है। अब ब्लड वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, सोडियम की कंसंट्रेशन पर, मिनरलोकोर्टिकॉइड पर, ठीक है। अब सोडियम और मिनरलोकोर्टिकॉइड जो एल्डोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट, वो सोडियम कंसंट्रेशन कंट्रोल कर रहा था। एएनपी एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये भी हार्ट से, ठीक है, राइट जो एट्रियम है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो प्रेशर ज़्यादा है तो वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा कार्डियक आउटपुट आपका हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब कार्डियक फैक्टर्स कौन कौन से, हार्ट रेट है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। अब हार्ट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना टाइम कम मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, उतना कार्डियक आउटपुट कम होगा, और जितना स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कार्डियक आउटपुट डिस्टर्ब करते हैं, तो इनडायरेक्टली फिर ब्लड प्रेशर को भी ये डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, ये इसके भी दो फैक्टर हैं, ह्यूमरल फैक्टर है, नीचे हम दूसरा भी देखेंगे इसका। तो ह्यूमरल फैक्टर में कॉन्स्ट्रिक्टर्स और डायलेटर्स। पहले कॉन्स्ट्रिक्टर की लिस्ट बनाते हैं। इसमें एंजियोटेंसिन 2 कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, ये इकोजानॉइड फैमिली का है। ल्यूकोट्राइंस, एंडोथीलन, ये एंडोथीलियल सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंडोथीलन ये भी कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये सारे कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। डायलेटर हमारे पास कम है, कॉन्स्ट्रिक्टर ज़्यादा है, डायलेटर कम है। तो इसमें डायलेटर में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनेंस और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। काइनेंस में ब्रेडिकाइनिन सारे आ जाते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी, ये भी एंडोथेलियल सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे दूसरे जो पेरिफेरल सिस्टम डिस्टर्ब या कह लें कि चेंज कर रहा था, वो न्यूरल फैक्टर होते हैं, कंट्रोल करते हैं। कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर, कॉन्स्ट्रिक्टर में अल्फा एड्रीनर्जिक हमारे, और डायलेटर में हमारे बीटा एड्रीनर्जिक, ठीक है। तो ये हमारे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, ये दो फैक्टर ह्यूमरल एंड न्यूरल हमने दोनों ही देख लिए। तो ये सारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब इसके बाद हम लोकल फैक्टर रह गए जो ब्लड वेसल के लेवल पे से कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसमें ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, वो हर जगह पे पाया जाता है। उसके बाद पीएच है, वो लोकल, अगर पीएच चेंज होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेंज होगी। उसके बाद हाइपोक्सिया है, ठीक है, तो हाइपोक्सिया आपको एनीमिक कंडीशन में मिलता है। एक और भी कई कंडीशंस हैं जहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, तो वो भी क्या करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को चेंज करेगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेंज होगी, ब्लड प्रेशर चेंज होगा। तो ये आपका रेगुलेशन हो गई। तो नेक्स्ट चले, अब हम इसका फीडबैक मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कम, फिर किस तरह होता है, कम होता है तो बढ़ता। इसमें मोस्टली वही आता है, रेनन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और एएनबी भी थोड़ा बहुत रोल है। अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, लो वॉल्यूम या फिर रेजिस्टेंस या फिर आपका रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है, तो आपका जो रेनल सिस्टम है उसमें रेनल प्रेशर और सोडियम सेंसर वो वर्क करेंगे, ठीक है। तो वो ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, ठीक है। तो और सोडियम सिस्टम फिर अपना काम करना शुरू कर देता है और फिर रेनन प्रोड्यूस करते हैं। अगर प्रेशर कम हुआ, सेंस के रेनन प्रोड्यूस कर, रेनन ने
एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन लिवर प्रोड्यूस करता है। अब एंजियोटेंसिन 1 को आगे एस ने कन्वर्ट करना है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि आपको एंडोथेलियम ऑफ लंग्स में मिलता है, ठीक है, और वो कन्वर्ट करता है इसे एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 आगे आपका जो एड्रेनल ग्लैंड है उस पर एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाता है, वो फिर आगे रेनल सिस्टम, ठीक है, अपनी किडनी की तरफ आता है और वहाँ से सोडियम एब्जॉर्ब करना शुरू करवा देता है। सोडियम एब्जॉर्ब होगा, साथ ही वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, कम होता बढ़ गया। और साथ ही एंजियोटेंसिन 2 का काम वैजो कंस्ट्रिक्शन है, वैजो कंस्ट्रिक्शन इसने करवाई, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ठीक है। तो इस मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब कह रहे हैं कि ज़्यादा, अगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, पहले कम हुआ था बढ़ गया, ठीक है, एक तो नॉर्मल आ जाना, उससे ज़्यादा बढ़ जाए हार्ट पे, ठीक है, इफेक्ट हार्ट जो है उसका ANP प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, राइट एट्रियम जो है वो फिर जाके आपकी किडनी पे वाटर और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और दूसरा वेसल्स बैक करेगा, वैसोडाइलेशन करवाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हो तो अब ये आप सेंटर में कह दें कि एक फलक्रम हमने किया है जिसपे दोनों तरफ से ब्लड प्रेशर कम है, तरफ ज़्यादा, ठीक, कम होगा ज़्यादा वाला मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो कम वाला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म आपने याद रखना है। तो अभी हमने बेसिक तकरीबन सारी कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर